नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कॉलरिज को पढ़ेंगे हम। कॉलरिज का कल्पना और जो फैंटेसी है वो क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये आपके NT-NET के सिलेबस में दिया हुआ है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी हिंदी से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत जो है वो क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉलरिज का समय देखेंगे, वो है 1772 में इनका जन्म हुआ था और 1834 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जन्म इनका लंदन में हुआ था और 1772 मतलब टाइम याद रखेंगे क्योंकि टाइम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मतलब पहले कौन आता है फिर बाद में कौन आता है, इस तरह से भी पूछा जाता है और कभी कभी ऐसे भी मतलब डायरेक्ट टाइम भी पूछ लेते हैं। तो इनका जो पूरा नाम था वो था सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, तो ये आत्मदार्शनिक थे। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये जो नाम है इनका पूरा, ये भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और अब तो आपको पता ही है कि मतलब अब ज़्यादा ही थोड़ा टफ आएगा शायद, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको हर चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद इनका निधन मैंने बता दिया था 1834 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद वर्ड्सवर्थ कॉलरिज के प्रिय मित्र थे। वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर कॉलरिज ने रोमांटिसिज्म का प्रवर्तन किया। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर रोमांटिसिज्म का प्रवर्तन किया। फिर कॉलरिज की प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो कॉलरिज का सिद्धांत ज्यावादी सिद्धांत पर आधारित है। और उसके बाद पोएम्स जो है 1796 ईस्वी में इनकी पहली बुक है। दूसरा है बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी में। कल्पना का सिद्धांत इसी रचना में है। ठीक है, तो ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, मतलब इसके बारे में तो ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि ये बुक किसकी है। ठीक है, ये इस बुक के रचयिता कौन है, जो भी है। तो ये कल्पना सिद्धांत इसी में है, ये भी पूछ सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद द फ्रेंड 1817 ईस्वी में इनकी जो है वो रचना है। उसके बाद है एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी में इनकी एक बुक है। उसके बाद चर्च एंड स्टेट जो है वो 1830 ईस्वी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसको भी नोट कर लेंगे। और एक्चुअली सब इम्पॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मतलब मैंने कहीं देखा हुआ है कि हाँ ये तो आता ही है, तो उसको मैं ज़्यादा थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। उसके बाद लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर 1832 ईस्वी में, ये भी इनकी एक रचना है, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। उसके बाद कॉलरिज की कल्पना की अवधारणा क्या है, तो वो देखेंगे। कॉलरिज की जो कल्पना की अवधारणा है, कल्पना की व्याख्या करते हुए कॉलरिज ने लिखा है, स्पष्ट रूप से संसार में दो शक्तियाँ कार्य करती हैं जो एक दूसरे के संबंध में क्रियाशील और निष्क्रिय होती हैं, और कार्य बिना किसी मध्यस्थ शक्ति के संभव नहीं है, जो एक साथ सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है। तो दर्शन में इस मध्यस्थ शक्ति को कल्पना की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो कॉलरिज कहते हैं कल्पना के बारे में कि स्पष्ट रूप से संसार में दो शक्तियाँ कार्य करती हैं जो एक दूसरे के संबंध में क्रियाशील भी हैं और निष्क्रिय भी हैं, और कार्य बिना किसी मध्यस्थ शक्ति के संभव नहीं है, मतलब बीच में भी उनकी कोई शक्ति है, उसके बिना कोई मतलब कोई कार्य संभव नहीं है। उसके बाद जो एक साथ सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है, दर्शन में इस मध्यस्थ शक्ति को कल्पना की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये कॉलरिज कल्पना के बारे में कहते हैं। उसके बाद कल्पना ईश्वरी शक्ति है जिसका प्रधान गुण सृजन है। कल्पना जो क्या है वो मतलब ईश्वर ने दिया है हमें कि ताकि हम किसी चीज़ के बारे में कल्पना कर सकें, सोच सकें, और उसका प्रधान गुण क्या है, वो है सृजन है। कल्पना सृजन के साथ साथ विरोधी तत्वों में समन्वय भी करती है, मतलब कि जैसे हम कोई बात सोचते हैं उसके बाद ही तो करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हम सोच कर ही करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं।
ठीक है। उसके बाद कल्पना हृदय और बुद्धि तथा अंतर जगत एवं बाह्य जगत में भी समन्वय करती है। मतलब कल्पना एक तरह से जैसे यही बताया जा रहा है कि हृदय और बुद्धि तथा अंतर जगत एवं बाह्य जगत दोनों में जगत में भी समन्वय करती है, मतलब मिल करके मिलती है। उसके बाद श्रेष्ठ काव्य के लिए कल्पना परम आवश्यक है। मतलब किसी भी हम काव्य को रचते हैं तो उसमें कल्पना परम आवश्यक है। जैसे कोई अगर आजकल जैसे किसी की बायोपिक मूवी भी बन रही है तो उसमें भी थोड़ा बहुत कल्पना को आधार बनाया जाता है मूवी को मनोरंजक बनाने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि श्रेष्ठ काव्य अगर कोई अच्छी मतलब कविता लिखनी है उसके लिए कल्पना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप पूरा एकदम हूबहू नहीं बोल सकते तो फिर वो थोड़ा नीरस हो जाएगा। कल्पना के द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी एवं सजीव बनता है। मतलब जब कल्पना को उसमें लाएंगे प्रयोग में तभी काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है। फिर कल्पना के भेद क्या क्या हैं? कॉलरिज ने कल्पना के निम्नलिखित 2 भेद माने हैं। पहला है प्राथमिक कल्पना मुख्य, जिसको प्राइमरी इमेजिनेशन बोलते हैं। प्राथमिक कल्पना संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मुख्य होने के कारण वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान कराती है। मुख्य कल्पना ज्ञान की जीवंत शक्ति और प्रमुख माध्यम होती है। मतलब प्राथमिक कल्पना क्या है? प्राथमिक कल्पना संपूर्ण मानव ज्ञान का मुख्य होने के कारण वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान कराती है। मतलब वस्तुओं का जो पहला ज्ञान होता है वो कराती है। मुख्य कल्पना ज्ञान की जीवंत शक्ति और प्रमुख माध्यम होती है। ठीक है। उसके बाद गौण कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? गौण कल्पना विशिष्ट लोगों में पाई जाती है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की छाया मात्र है। यह कल्पना को सुंदर बनाने के लिए सहयोग करती है। मतलब जो गौण कल्पना है वो जो मुख्य कल्पना है उसको सुंदर बनाने में सहयोग करती है। ठीक है। उसके बाद मुख्य कल्पना और गौण कल्पना में अंतर क्या होता है? तो मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है। ठीक है। तो जैसे हम जो मुख्य कल्पना करेंगे तो गौण कल्पना के द्वारा ही जैसे उसको सुंदर बनाएंगे, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जब तक मुख्य कल्पना नहीं होगी तो गौण कल्पना भी नहीं होगी, इसलिए वो उस पर ही आश्रित है। ठीक। उसके बाद मुख्य कल्पना अचेतन एवं अनैच्छिक है, जबकि गौण कल्पना चेतन एवं ऐच्छिक है। मतलब जो मुख्य कल्पना है वो अचेतन और अनैच्छिक है। मतलब आप जैसे मतलब कुछ जानबूझ के नहीं सोच रहे, बस सोच रहे आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है। और जबकि जो गौण कल्पना है वो मुख्य कल्पना को और सुंदर बनाने के लिए आप उसको मतलब चेतन और ऐच्छिक मतलब अपने दिमाग से अपने ढंग से सोच रहे हैं, अपने मतलब जैसा आप सोचना चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। ठीक है। मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है, जबकि गौण कल्पना विनाश एवं निर्माण दोनों करती है। ठीक है। मुख्य कल्पना जो है निर्माण करती है, संगठन करती है, और गौण कल्पना विनाश भी करती है, मतलब उसको ख़त्म भी करती है और निर्माण भी करती है। ठीक है। मुख्य कल्पना का संबंध भौतिक जगत से है, जबकि गौण कल्पना का संबंध जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत से भी है। ठीक है। मुख्य कल्पना का संबंध भौतिक जगत से है, जबकि गौण कल्पना का संबंध भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत से भी है। मुख्य कल्पना जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होता है, जबकि गौण कल्पना दार्शनिक और कलाकार का विषय है। ठीक है। जो मुख्य कल्पना है वो जनमानस के मस्तिष्क में भी होता है और गौण कल्पना है दार्शनिक और कलाकार का विषय है। कॉलरिज ने गौण कल्पना को श्रेष्ठ माना है, जबकि वर्ड्सवर्थ मुख्य कल्पना को श्रेष्ठ मानते हैं। मतलब जो कॉलरिज हैं वो गौण कल्पना को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वो मुख्य कल्पना को और सुंदर बनाती है, लेकिन जो वर्ड्सवर्थ हैं वो मुख्य कल्पना को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है। कॉलरिज कल्पना को आत्मा की शक्ति मानते हैं। कल्पना का कार्य महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो कॉलरिज हैं वो कल्पना को आत्मा की शक्ति मानते हैं और मानते हैं कि कल्पना का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण। उसके बाद फैंटेसी। फैंटेसी क्या है? फैंटेसी का अर्थ है, फैंटेसी यूनानी भाषा के फैंटेसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है तृष्णा, दिवा स्वप्न, कल्पना या उद्योग आदि। ठीक है।
हर्डर के अनुसार मनुष्य की वह क्षमता जो रचना करने के लिए सृजन प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करती है और वह फैंटेसी कहलाती है। ठीक है, तो हर्डर कहते हैं कि जो मनुष्य की क्षमता होती है, जो रचना करने की क्षमता, मतलब मनुष्य की वह क्षमता जो रचना करने के लिए सृजन प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करती है, मतलब मार्ग बनाती है, वह फैंटेसी कहलाती है। उसके बाद मानविकी कोश के अनुसार फैंटेसी स्वप्न चित्र मूलक साहित्य है जिसमें असंभाव्य संभाव्यों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब फैंटेसी ऐसी चीज़ है जो रियल लाइफ में अगर संभव नहीं भी है तो उसको मतलब आप अपने सपनों की दुनिया में उसको सत्य बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे लोग पूछते हैं कि आपकी फैंटेसी क्या है, उस तरह से। ठीक है, जो पूरा होने का मतलब चांस होता भी है, नहीं भी होता है। उसके बाद हडसन के अनुसार मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सर्जना करती है वह फैंटेसी कहलाती है। कि मतलब मनुष्य वह क्षमता रखता है जो संभाव्य संसार की, मतलब कि संसार वो जैसा चाहता है उस संसार की सर्जना करता है अपने मन में, उसको फैंटेसी कहते हैं। हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है। तो जो मुक्तिबोध है कवि हैं, उन्होंने सबसे अधिक प्रयोग मुक्तिबोध ने किया फैंटेसी का। और मुक्तिबोध फैंटेसी के बारे में क्या कहते हैं? फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का अनुभूत, जीवन की समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। ठीक है, वो बोलते हैं कि फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का अनुभूत, जीवन की समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। मतलब जैसे फैंटेसी के द्वारा आप इच्छित जीवन जी सकते हैं। मतलब जी सकते हैं कि क्या मतलब है कि आप सोच सकते हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा होगा तो मतलब अच्छा होगा, चाहे जो भी। मुक्तिबोध के कथन से 3 बातों को समझा जा सकता है: निगूढ़ तत्व, अनुभूत जीवन समस्याएं और इच्छित जीवन स्थिति। ठीक है, तो मुक्तिबोध ने कामायनी को भी फैंटेसी माना है। ठीक है, मुक्तिबोध जो कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है उसको भी वो फैंटेसी मानते हैं। उन्होंने मतलब मानते हैं कि उन्होंने अपनी फैंटेसी के द्वारा इसको लिखा है। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कामायनी में बिंबावलियाँ विशृंखलित और विघटित नहीं हैं। लज्जा सर्ग के सभी बिंब अच्छी तरह समायोजित और श्रृंखलाबद्ध है। ठीक है, फैंटेसी अनुभव की कन्या है तथा कविता फैंटेसी की पुत्री है। ठीक है, तो बोलते हैं कि फैंटेसी जो है वो अनुभव की कन्या है और कविता जो है वो फैंटेसी की पुत्री है। ठीक है, फैंटेसी की विशेषताएं क्या क्या हैं? फैंटेसी बेतरतीब होती है। फैंटेसी के लिए द्वंद्व अति आवश्यक है। उसके बाद फैंटेसी कल्पना पर आधारित होती है। ठीक है, फैंटेसी मन के द्वंद्वों को चित्रित करने की एक साहित्यिक तकनीक है। फैंटेसी मन के द्वंद्वों को चित्रित करने की एक साहित्यिक तकनीक है। फैंटेसी अवचेतन में घटित होने वाली घटनाओं का बिंब है। उसके बाद फैंटेसी दिवास्वप्नात्मक मानसिक बिंब है। ठीक है, मतलब कि जैसे दिवा स्वप्न के बारे में बात हो रही है, जैसे कि आप मतलब दिन में सपने देख रहे हो या चाह रहे हो ये चीज़ पूरी हो जाए, उस तरह से फैंटेसी मतलब उसकी मानसिक बिंब है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी। तो आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।